ये कहानी है हमारे हीरो यू हाउ की, जिसने सिर्फ 6 साल की उम्र में ही असुरा गॉड की स्पिरिचुअल आइज को एक्टिवेट कर लिया था। यू हाउ बचपन में काफी ज्यादा कमजोर था क्योंकि उसे लेवल 10 तक पहुंचने में बाकी लोगों से 2 साल ज्यादा लगे थे। यू हाउ अपनी इस कमजोरी को कल्टीवेशन के रास्ते में नहीं आने देता क्योंकि वो काफी ज्यादा मेहनती था और उसकी किस्मत में ही महान बनना लिखा है। यू हाउ ने अपनी सबसे पहली स्पिरिट रिंग ही 1 मिलियन ओल्ड स्पिरिट बीस्ट की हासिल की थी। ये बात मानना थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि टैंगसेंग को भी शुरू में इतनी डिवाइन स्पिरिट रिंग नहीं मिली थी। यू हाउ की ये रोमांटिक स्टोरी उसी दिन से शुरू हुई जब यू हाउ 6 साल का था और वो कल्टीवेशन के दौरान अपनी स्पिरिट आइज को एक्टिवेट कर लेता है। टैंगसेंग भी गॉड रेल्म में यू हाउ को एक उभरते हुए सितारे की तरह देख रहा था, साथ ही साथ उसे अपनी डोलू कॉन्टिनेंट की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। जियावू टैंगसेंग को परेशान देखकर उससे सवाल करते हुए कहती है कि टैंगसेंग, क्या तुम ठीक तो हो? कहीं तुम्हें दोबारा से डोलू कॉन्टिनेंट की फिक्र तो नहीं हो रही? जिस पर टैंगसेंग उदासी के साथ बताते हुए कहता है कि यहाँ सेलेस्टियल रेल्म में बस एक दिन है, मोर्टल रेल्म के पूरे 1 साल के बराबर है। मैं नीचे जाकर डोलू कॉन्टिनेंट में ज्यादा वक्त गुजारना चाहता था, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुझे यहाँ पर अच्छाई और बुराई को कंट्रोल रखना है, जिसके लिए मुझे यहाँ सेलेस्टियल रेल्म में ही रहना होगा। पर नीचे की तरफ डोलू कॉन्टिनेंट तेजी के साथ बदल रहा है। आज से 4000 साल पहले सन मून कॉन्टिनेंट ने डोलू कॉन्टिनेंट पर हमला कर दिया था। चूंकि डोलू कॉन्टिनेंट के पास मेरी टैंक क्लैन के हिडन वेपन्स है, इसका इस्तेमाल करके पहले तो उन लोगों ने खुद को बचा लिया, पर सन मून एम्पायर बाज नहीं आने वाला। वो हर हाल में जीतना चाहता है। पहले यहाँ सोल लैंड में 2 कॉन्टिनेंट थे, अब वो डिवाइड होकर 4 एम्पायर्स में बदल चुके हैं। दूसरी तरफ मेरा टैंक क्लैन भी 4000 साल के उतार चढ़ाव की वजह से अपनी ताकत खो रहा है। मैंने टैंक क्लैन को खुद अपने हाथों से बनाया था, मैं उसे यूं मिटता हुआ नहीं देख सकता। ये मुझे काफी ज्यादा तकलीफ दे रहा है। जियावू टैंगसेंग से कहती है कि पूरे 10,000 साल गुजर गए, इतना थोड़ा बहुत बदलाव तो होना ही था। लेकिन तभी अचानक टैंगसेंग को उस उभरते हुए सितारे के बारे में याद आता है, जिसके बारे में वो जियावू को भी बता रहा था। वो उससे कहता है कि आज के दिन मैंने एक नया उभरता हुआ सितारा देखा। मैंने उस लड़की की किस्मत में जानकर देखने की कोशिश की जहां मैं ज्यादा कुछ तो देख नहीं पाया, लेकिन मुझे ये जरूर मालूम हो गया कि उसका टैंक क्लैन के साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक रहने वाला है। टैंगसेन और जियावू की बेटी टैंग वूटोंग भी वही एक दरख्त पर बैठकर यहाँ अपने फादर की सारी बातें सुन रही थी, जहां वो एक्साइटेड होते हुए कहती है कि डोलू कॉन्टिनेंट, यकीनन ये जगह बहुत ही खूबसूरत होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ डोलू कॉन्टिनेंट के ड्यूक मैंशन पर आ जाता है, जहाँ हम यू हाउ को देखते हैं। वो काफी ज्यादा गुस्से के साथ ड्यूक मैंशन की तरफ देख रहा था, जिसे वहाँ पर मौजूद गार्ड्स देखकर उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। और इन लोगों की बातों से हमें मालूम होता है कि यू हाउ अपने फादर से बहुत ही नफरत करता है। इवन कि यू हाउ ने अपना सरनेम चेंज कर अपने फादर का नाम हटाते हुए वहाँ पर अपनी मदर का नाम लगा लिया था। वो गार्ड्स अपने मास्टर की बुराई नहीं सुन सकते थे। वो उससे कहते हैं कि क्या तुम बेवकूफ हो? क्या तुम जानते नहीं कि हमारे मास्टर कितने पावरफुल है? लेकिन दूसरी तरफ यू हाउ अपनी स्पिरिट आइज का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से निकल गया था, जिसके बारे में उन गार्ड्स को कुछ भी समझ नहीं आ पाता कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। दूसरी तरफ हम मास्टर ड्यूक को देखते हैं, जो कि अपने सिपाहियों के साथ जंग से वापस लौट कर आ रहे थे, लेकिन अभी भी यू हाउ दूर से खड़ा उन्हें गुस्से के साथ घूर रहा था। लेकिन मास्टर ड्यूक के देखने से पहले यू हाउ वहाँ से चला गया था। दोस्तों, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर यू हाउ को अपने फादर से इतनी नफरत क्यों है? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यू हाउ की मदर असल में एक नौकरानी थी, जिससे मास्टर ड्यूक को प्यार हो चुका था और उन्हीं का बेटा यू हाउ है। लेकिन अपनी खानदान की इज्जत की वजह से मास्टर ड्यूक कभी उनसे शादी नहीं कर पाते और इसी वजह से उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, जहाँ मास्टर ड्यूक ने दोनों को ही एक अच्छे से मेंशन में रखा हुआ था। वो खुद तो हमेशा जंग में मसरूफ रहते थे। उनको कभी मालूम ही नहीं हुआ कि उनकी सेकंड वाइफ ने यू हाउ की मदद को मेंशन से बाहर निकाल दिया था, जहां वो बहुत ही बुरी तरीके से बीमार हो चुकी थी। इसी बीमारी से काम करते करते उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जहां एक दिन वो मरने से पहले यू हाउ को एक व्हाइट टाइगर डैगर देते हुए कहती है कि यू हाउ, इसे लो और खुद की जिंदगी खुद जियो। अपनी माँ को खोने के बाद यू हाउ गुस्से के साथ कसम खाता है कि वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोल मास्टर बनकर वापस आएगा ताकि वो अपनी माँ के लिए इंसाफ ले सके। ये कहने के बाद यू हाउ अगले 5 साल तक लगातार कोशिश करते हुए लेवल 10 तक पहुंच गया था और अब उसे एक स्पिरिट रिंग चाहिए होगी, जिसके लिए यू हाउ अकेले ही अपने आगे के सफर के लिए जिंग डाओ फॉरेस्ट के लिए निकल चुका था, क्योंकि वहां पर उसे मालूम था कि मुझे कोई ना कोई स्पिरिचुअल बीस्ट मिल जाएगा, जिसे मारकर मैं एक स्पिरिट रिंग हासिल कर सकता हूँ। यू हाउ स्पिरिचुअल बीस्ट की तलाश में उस जंगल के काफी ज्यादा गहराई में चला गया था, जहाँ रास्ते में उसे प्यास और भूख लग गई थी। इसलिए यू हाउ वहाँ पास ही मौजूद एक झरने के पास चला गया था, जहाँ पानी पीने के बाद अब वो कुछ मछलियां पकड़ने का सोच रहा था। इन मछलियों को पकड़ने के लिए वो एक लकड़ी को अपने व्हाइट टाइगर ब्लेड से शार्प कर रहा था, जहाँ उसे अपने मदर की कुछ बातें याद आती है। यू हाउ की माँ ने उससे कहा था कि मास्टर ड्यूक ही तुम्हारे फादर है, तुम्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ यू हाउ तो उनसे नफरत करता है। इसी गुस्से और नफरत के साथ हम देखते हैं कि यू हाउ ने एक बार फिर से अपनी स्पिरिट आइज की पावर्स एक्टिवेट कर ली थी, जिसकी वजह से हमें मालूम होता है कि उसके आसपास की चीजें स्लो
हो जाती है और यूहाओ ने इन पावर्स का इस्तेमाल करके वहाँ पर काफी सारी मछलियां भी पकड़ ली थी। यूहाओ उन मछलियों को ग्रिल करके खाने वाला था, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की टैंगिया आ जाती है, जिसकी आंखों में इन मछलियों के लिए काफी ज्यादा लालच दिख रही थी। वो यूहाओ से कहती है कि इसकी स्मेल तो काफी अच्छी आ रही है, क्या तुम मुझे ये बेचोगे? लेकिन यूहाओ तो उसका चेहरा देखकर समझ गया था कि अगर ये मछली मैंने इसे ना दी तो ये मुझे जिंदा खा जाएगी। इसलिए यूहाओ मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहता है कि अगर तुम चाहो तो इसे फ्री में खा सकती हो, जिस पर हम देखते हैं कि टैंगिया बुक्कड़ों की तरह उस मछली पर झपट गई थी। तभी अचानक वहाँ पर एक दूसरा लड़का भी आ जाता है जिसका नाम बीबी था। वो यहाँ पर टैंगिया को देखकर कहता है कि बुक्कड़ लड़की, तुमने देखा नहीं अभी तक तो उस बेचारे ने भी नहीं खाया था। टैंगिया को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ यूहाओ मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। साथ ही साथ वो बीबी से भी कहता है कि क्या तुम भी एक खाओगे? बीबी यूहाओ की ये बात सुनकर कहता है कि फिर तुम क्या खाओगे? जिस पर यूहाओ कहता है कि फिक्र मत करो, मेरे पास और भी मछलियां हैं, मैं उन्हें बारबेक्यू करके खा लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों ही एक जगह पर बैठकर ग्रिल मछलियां खाना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक दूसरे से खुद का इंट्रोडक्शन भी करवा लिया था। टैंगिया को यहाँ पर यूहाओ की ये ग्रिल मछली तो काफी ज्यादा पसंद आती है, उससे तो खुशी से रहा नहीं जाता। कुछ देर के अच्छे टाइम के बाद यूहाओ खड़ा होकर इन लोगों को गुड बाय करते हुए कह रहा था कि अब मुझे चलना चाहिए। यूहाओ को जिंगडाओ फॉरेस्ट की तरफ जाता हुआ देखकर टैंगिया कहती है कि वो तो जिंगडाओ फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है, वहाँ पर तो खतरनाक सोल बीस्ट होंगे। जिस पर बीबी कहता है कि मैंने उसकी सोल पावर महसूस की थी, मुझे यकीन है कि उसे एक सोल रिंग की जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये बात भी कह सकता हूँ कि वो मुझे काफी ज्यादा कमजोर लगा, वो वहाँ पर जाकर खुद की लाइफ को खतरे में डाल रहा है। दूसरी तरफ यूहाओ इन बातों को ना सुनते हुए जिंगडाओ फॉरेस्ट के अब सोल बीस्ट टेरिटरी में पहुंच चुका था, जहाँ उसे काफी ज्यादा खूबसूरत सोल बीस्ट एंड सोल प्लांट्स देखने को मिलते हैं। उसे मालूम नहीं था कि उसका आगे किस खतरे से सामना होने वाला है। यूहाओ को यहाँ इससे पहले कि बनक भी लग पाती, तभी अचानक वहाँ पर एक मंकी सोल बीस्ट ने यूहाओ पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसे यूहाओ डॉज करते हुए पीछे हट जाता है। वो मंकी स्पिरिट बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल था, जो कि अपने एनर्जी अटैक सीधा यूहाओ पर कर देता है। यूहाओ ने उस अटैक को रोकने के लिए अपना व्हाइट टाइगर डैगर बाहर निकाल लिया था, लेकिन वो जानता था कि वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाएगा। यूहाओ इस एनर्जी अटैक से टकराकर दूर जा गिरता है, जहाँ उसके हाथ से व्हाइट टाइगर डैगर भी गिर चुका था, लेकिन वो जानता था कि अभी तक ये फाइट खत्म नहीं हुई, इसलिए वो जल्दी से भागते हुए दोबारा अपने डैगर को उठा लेता है। लेकिन दूसरी तरफ उस मंकी ने भी यूहाओ को पकड़ लिया था। जहाँ यूहाओ के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता, वो अपने डैगर का इस्तेमाल करते उस मंकी पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो मंकी बीस्ट तो अब और भी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। इसलिए वो आगे बढ़ते हुए अब यूहाओ पर अपना सबसे ज्यादा पावरफुल एनर्जी अटैक करने वाली थी। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहाओ अपनी स्पिरिचुअल आइज को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से आसपास की चीजें धीमी हो चुकी थी। यूहाओ इसी मौके का फायदा उठाकर अपने व्हाइट टाइगर डैगर से उस मंकी बीस्ट को जान से मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ जख्मी होने की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, साथ ही साथ उसने अपनी काफी ज्यादा एनर्जी भी इस्तेमाल कर दी है। वो अब अपने पैरों पर भी सही से खड़ा नहीं हो पा रहा। मंकी बीस्ट के मरने की वजह से उसकी सोल रिंग निकलकर बाहर आ गई थी। यूहाओ उसे देख भी पा रहा था, पर अब यूहाओ के पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो इसे एब्जॉर्ब कर पाए। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहाओ के आसपास चारों तरफ एक कोल्ड ऑरा फैल गया था, साथ ही साथ वहाँ पर एक और बड़ा स्पिरिचुअल बीस्ट आ गया था। यूहाओ को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसे ठंड भी लग रही थी, लेकिन अब उसके पास इतनी एनर्जी नहीं कि वो खड़ा होकर भाग सके। जबकि साथ ही साथ हम यहाँ पर उस क्यूट से सोल बीस्ट को भी देखते हैं। वो यूहाओ के सामने आकर खड़ा हो गया था। उसकी एट्रीब्यूशन आइस पावर्स थी, जिसकी वजह से यूहाओ वहीं पर फ्रीज होकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम यूहाओ की सोल सी को देखते हैं, जहाँ पर वो 10 लाख साल पुराना सिल्क वर्म पहुंच चुका था। यहाँ आने के बाद उस आइस एट्रीब्यूशन वाले सिल्क वर्म को काफी ज्यादा खुशी हो रही थी, जिसका नाम टियानमिंग है। टियानमिंग खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार मुझे एक सोल मास्टर की बॉडी मिल गई, अगर ये मुझे ना मिली होती तो मैं मर जाता। लेकिन तभी अचानक टियानमिंग देखता है कि यूहाओ की बॉडी में पहले से एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस एनर्जी मौजूद है, जो कि टियानमिंग के साथ यूहाओ की बॉडी के लिए कंपटीशन कर रहा था। वो टियानमिंग को यूहाओ की बॉडी पर पूरी तरीके से काबू करने नहीं देता। टियानमिंग भी समझ चुका था कि मैं इस एनर्जी के साथ फाइट नहीं कर सकता, इसलिए अभी के लिए मुझे सारा के सारा फोकस यूहाओ की बॉडी पर करना होगा, ताकि मैं जल्द से जल्द इसे स्टेबल बना सकूं। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि लेवल 10 का वॉरियर 400 साल से ज्यादा की स्पिरिट रिंग एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, और टियानमिंग तो खुद 10 लाख साल पुराना स्पिरिट बीस्ट है, इसलिए उसकी स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करना यूहाओ के लिए इम्पॉसिबल जैसा है। पर चूंकि टियानमिंग खुद ही यूहाओ के साथ मर्ज होना चाहता है, इसलिए उसने यूहाओ की बॉडी में 10 सील्स क्रिएट कर दिए थे, जो कि टियानमिंग की 10 लाख साल पुरानी स्पिरिट रिंग की पावर सिर्फ 400 साल की स्पिरिट रिंग के बराबर कर देता है। बाकी की पावर उसने लॉक कर दी थी, जिसकी वजह से अब यूहाओ होश में आ चुका था। लेकिन यूहाओ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस जगह पर मौजूद है। यहाँ टियानमिंग उसे बताता है कि ये तुम्हारी सोल सी है बेवकूफ, लेकिन यूहाओ को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। वो हैरान होते हुए कहता है कि वैसे तुम कौन हो, जिस पर टियानमिंग उससे खुद का इंट्रोडक्शन करवाता है। साथ ही साथ वो यूहाओ को बताता है कि मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतने ज्यादा बेवकूफ होगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर तो बहुत ही ज्यादा स्पिरिट एनर्जी है। इस स्पिरिट एनर्जी को तुम
स्पिरिट पावर की तरह अपने आंखों के थ्रू इस्तेमाल करते हो, ये तुम्हारी बॉडी में पहले से ही मौजूद है। यूहाओ की तो ये सारी बातें सर के ऊपर से जा रही थी, जिस पर टियानमिन कहता है कि चलो मैं तुम्हें सिंपल करके बताता हूँ। मैं हूँ एक 10 लाख साल पुराना स्पिरिट बीस्ट। पूरे सोल लैंड में मेरे जैसा स्पिरिट बीस्ट कोई मौजूद नहीं, और मैंने खुद की स्पिरिट रिंग तुम्हें दे दी है, यानी कि तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। आज के बाद तुम मुझे बड़ा भाई टियानमिन कहकर पुकारोगे। यूहाओ ये सुनकर हैरान होते हुए कहता है कि तुम तो 1 मिलियन साल पुराने स्पिरिचुअल बीस्ट हो, जबकि मैं तो लेवल 10 का वॉरियर हूँ। 400 साल से बड़ी की स्पिरिट रिंग तो मैं अब्सॉर्ब भी नहीं कर सकता, और इसके अलावा तुम जैसा पुराना स्पिरिचुअल बीस्ट भला मुझ जैसे को क्यों चूज करेगा। टियानमिन ये सुनकर मुंह बनाते हुए कहता है कि किसने कहा मैंने तुम्हें चूज किया, मुझे तो बस करना पड़ा, अगर मैं ना करता तो शायद मैं मारा जाता। साथ ही साथ वो यूहाओ को दिखाते हुए कहता है कि देखो मैंने यहाँ पर 10 सील बनाकर रखी हुई है, जिन्होंने मेरी पावर्स थोड़ी कम कर दी। अब मेरी स्पिरिट रिंग 400 ईयर्स के बराबर है। साथ ही वो यूहाओ को ये भी बताता है कि जैसे जैसे तुम कल्टीवेट करोगे तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, उसी तरह तुम्हारी ये रिंग भी बदलती चली जाएगी। जो सुनकर यूहाओ काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि ये हिस्ट्री में पहली दफा होगा जो कि स्पिरिट रिंग भी खुद के फॉर्म को चेंज करते हुए धीरे धीरे पावरफुल होती चली जाएगी। इसके बाद टियानमिन कहता है कि सिर्फ यही नहीं, मैंने तुम्हें 4 स्पिरिट सोल टेक्निक्स भी दी है। हाँ मेरे पास कोई स्पिरिट बोन तो नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारा स्पिरिट गार्डियन बन चुका हूँ। यूहाओ का तो ये सब सुनकर खुशी से ठिकाना नहीं रहता कि मेरे पास स्पिरिट गार्डियन होने के साथ साथ 4 सोल टेक्निक्स भी है। टियानमिन यूहाओ से पूछता है कि ये सब मजेदार है ना, जिस पर यूहाओ भी चोमू की तरह सर हिला रहा था, लेकिन तभी टियानमिन उस पर एक बड़ा सा बॉम्ब पाड़ता है। वो उसे बताता है कि मैंने जो तुम्हें स्पिरिट रिंग दी है वो आइस एट्रीब्यूशन स्पिरिट रिंग है, इसलिए तुम उसे अच्छी तरीके से यूज नहीं कर सकते। तुम्हें और स्पिरिट रिंग चाहिए होंगी जो कि आइस की पावर्स रखती हो, फिर धीरे धीरे करके तुम इन चारों टेक्निक्स को अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। यहाँ ये बातें सुनकर यूहाओ से सवाल करता है कि वैसे तुम बताना चाहोगे कि मेरी 4 टेक्निक्स है क्या, जिस पर टियानमिन उसे जवाब देते हुए कहता है कि वो तो तुम्हें खुद ही मालूम करनी होगी, लेकिन अभी के लिए तुम सिर्फ सपोर्ट टाइप की टेक्निक ही इस्तेमाल कर पाओगे। तुम्हारे अटैक सोल टेक्निक्स काफी ज्यादा वीक है, तुम खुद ही बहुत वीक हो, तुम्हें अपनी बॉडी पर ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। यूहाओ ये सारी बातें सुनने के बाद कहता है कि अब मुझे धीरे धीरे कुछ कुछ समझ आ रहा है, मुझे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि मैं कामयाब बन सकूं। टियानमिन को अब दूसरी तरफ नींद आने लगी थी। वो यूहाओ की ये बात सुनकर कहता है कि अच्छा हुआ तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में कोई बात तो बैठ गई, अब चलो भागो यहाँ से, मुझे नींद आई है। और ये कहती ही वो यूहाओ को उसकी सोल सी से बाहर निकाल देता है। यहाँ दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि टेंगिया और बीबी को यूहाओ मिल चुका था, लेकिन वो बेहोशी की हालत में था। वो दोनों से जगाने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ मिस्टर बीबी उसके पल्स चेक करते हुए कहता है कि इसकी स्पिरिचुअल पावर तो नॉर्मल है और ये पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लगता है कि ये सोल वॉरियर से कल्टीवेट करके सोल मास्टर बन गया, लेकिन अभी तक इसकी बॉडी इस पावर को अडॉप्ट नहीं कर पाई। हमें इसे थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, ये जल्द ही होश में आ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर मिस्टर बीबी को वही मरा हुआ मंकी दिखाई देता है, जो कि बस सिर्फ 10 साल पुराना ही था। इसलिए मिस्टर बीबी को लगता है कि शायद यूहाओ ने इसी की स्पिरिट रिंग एब्जॉर्ब की होगी। ये उसके लिए काफी ज्यादा बुरा हुआ। यहाँ पर जब वो ये सब सोच ही रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहाओ होश में आ गया था, जो कि इन दोनों को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ टेंगिया और मिस्टर बीबी यूहाओ को होश में आता देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। वो उससे कहती है कि शुक्र है तुम होश में आ गए, अगर तुम यूं ही ज्यादा देर तक बेहोश रहते तो हम तुम्हारी हिफाजत ना कर पाते। जिस पर यूहाओ उनसे सवाल करते हुए कहता है कैसी हिफाजत। टेंगिया उसे कहती है कि बेवकूफ, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ पर कितने खतरनाक स्पिरिचुअल बीस्ट मौजूद है। यहाँ ये कहते हुए टेंगिया और मिस्टर बीबी की स्पिरिचुअल रिंग्स यूहाओ ने देख ली थी, जहाँ वो हैरान होते हुए कहते हैं कि टेंगिया के पास 2 स्पिरिचुअल रिंग्स है और वो दोनों 100 ईयर प्लस है, जबकि दूसरी तरफ मिस्टर बीबी के पास तो 3 स्पिरिचुअल रिंग्स है, जिसमें से 2 100 साल पुरानी है और एक तो 1000 साल पुरानी। यूहाओ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मिस्टर बीबी तो उससे बस 3-4 साल बड़े ही लग रहे थे, उसके बावजूद भी वो लेवल 30 का वॉरियर है। यहाँ पर जब यूहाओ ये सब सोच ही रहा था, तभी अचानक इन लोगों को एक दतूरा स्नेक दिखाई देता है, जिसे देखकर तो टेंगिया काफी ज्यादा खुश हो गई थी। टेंगिया और मिस्टर बीबी भी यहाँ पर किसी सोल बीस्ट को ही पकड़ने के लिए आए हुए थे, इसलिए टेंगिया कहती है कि ये दतूरा स्नेक ये काफी ज्यादा काम का है, मुझे यही चाहिए। दोस्तों दतूरा स्नेक ये वही है जिसका पहला शिकार टैंग सेंग ने किया था। ये एक 1000 साल पुराना स्पिरिचुअल बीस्ट है। मिस्टर बीबी टेंगिया की ये बात सुनकर कहता है ठीक है, तुम यूहाओ की हिफाजत करो, इससे मैं अकेले संभाल लूंगा। जो सुनकर हम देखते हैं कि टेंगिया ने अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास की पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था। ये देखकर तो यूहाओ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि टैंग सेंग के पास भी बिल्कुल यही पावर्स थी। मिस्टर बीबी यहाँ पर अपनी लाइटनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते उस दतूरा स्नेक पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर उस स्नेक की रफ्तार तो बहुत ही ज्यादा तेज थी। वो तेजी के साथ मूव करते हुए टेंगिया और यूहाओ के पीछे आ गया था, जहाँ वो उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है। टेंगिया यहाँ पर भागते भागते खुद को बचाने के साथ साथ यूहाओ की भी हिफाजत कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ मिस्टर बीबी उस स्नेक को मारने की कोशिश कर रहे थे। मिस्टर बीबी को फाइट करते हुए देखकर टेंगिया यूहाओ को बताती है कि बीबी के पास एक टी-रेक्स ड्रैगन की सोल रिंग है, जिसकी वजह से वो अपनी ब्लू लाइटनिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दतूरा स्नेक की स्पीड बहुत ही तेज है, इसलिए वो उसे अपने टारगेट में लॉक नहीं कर पा रहा। यूहाओ तो पहले ही टेंगिया और मिस्टर बीबी से काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका था, क्योंकि उसकी माँ के बाद ये दूसरे वो इंसान है जिसने
अपने यूहाओ की बिना सोचे समझे हिफाजत की, इसलिए यूहाओ उन दोनों की मदद करना चाहता था। यहाँ पर टियानमिंग यूहाओ से कहता है कि अगर तुम मदद करना चाहते हो तो स्पिरिट डिटेक्शन टेक्निक का यूज करो। मैंने इस टेक्निक को ऑलरेडी तुम्हारी मेमोरीज में इंजेक्ट कर दिया है। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि यूहाओ अपने स्पिरिट डिटेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। यूहाओ दिखाना चाहता था कि मैं कोई यूजलेस इंसान नहीं हूँ, इसलिए वो अपनी स्पिरिट डिटेक्शन की पावर्स को मिस्टर बीबी और टेंगिया के साथ शेयर कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि टेंगिया और मिस्टर बीबी के आसपास की चीजें स्लो हो गई थी। मिस्टर बीबी ये देखकर काफी जरा हैरान हो गया था कि वो अपने आसपास की हर छोटी सी छोटी मूवमेंट को भी महसूस कर पा रहा है। वो सोच पा रहा है कि मुझे कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए। मिस्टर बीबी को इसी एक्साइटमेंट के साथ दतूरा स्नेक की वीक पॉइंट का मालूम हो चुका था, इसलिए वो जंप करते हुए अपने स्ट्रॉन्गेस्ट लाइट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करके उसने दतूरा स्नेक को बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। टेंगिया भी इसी मौके का फायदा उठाकर तेजी के साथ जाते हुए स्नेक को जान से मार देती है। दतूरा स्नेक के मरने के बाद उसकी बॉडी से 1000 साल पुरानी स्पिरिट रिंग निकलकर बाहर आ गई थी, जिसे टेंगिया वहीं पर बैठकर एब्सॉर्ब करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ मिस्टर बीबी देखता है कि यूहाओ काफी ज्यादा थक चुका है, इसलिए वो फौरन उसके पास जाकर उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि थैंक यू, अगर तुम अपनी सोल टेक्निक का इस्तेमाल ना करते तो शायद इसे हराना और ज्यादा मुश्किल हो जाता। साथ ही साथ मिस्टर बीबी कहते हैं कि टेंगिया ऑलरेडी लेवल 30 तक पहुंच चुकी थी, उसे आगे ब्रेक थ्रू करने के लिए एक सोल रिंग की जरूरत थी। वो जागने के बाद जरूर तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगी, जिस पर यूहाओ कहता है नहीं नहीं, शुक्रिया की कैसी बात, तुम लोगों ने पहले मेरी हिफाजत की, फिर मेरा भी कुछ फर्ज बनता था। यहाँ यूहाओ के दिल में ऑलरेडी एक बात चल रही थी, जिसे वो बेचैनी के साथ मिस्टर बीबी से सवाल करते हुए पूछता है। यूहाओ कहते हैं कि टेंगिया की गार्डियन सोल तो एक सिल्वर ब्लू ग्रास है, मैंने सुना है कि सी गॉड टेंगसेंग के पास भी बिल्कुल यही सोल गार्डियन थी। ये सुनकर मिस्टर बीबी कहता है कि तुम सी गॉड टेंगसेंग के बारे में बहुत कुछ जानते हो, जिस पर यूहाओ कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पूरे सोल लैंड में हर बंदा ही उसके बारे में जानता है। बचपन में अक्सर मेरी माँ टेंगसेंग की कहानियां मुझे सुनाया करती थी। वो बताती थी कि कैसे एक वॉरियर ने पूरे डोलू कॉन्टिनेंट के फ्यूचर को बदल दिया। सी गॉड टेंगसेंग ने टेंग सेक्ट को बनाया, जबकि साथ ही साथ उसने वुहान एम्पायर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। सोल लैंड में कोई भी उस जैसा सोल मास्टर नहीं था, उसने सारी इमॉर्टल बाउंड्रीज को ब्रेक कर दिया, जिसके बाद आखिरकार वो एक गॉड बन गया। मिस्टर बीबी ये सारी बातें सुनने के बाद कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, टेंगिया के पास भी एक ब्लू सिल्वर ग्रास है, लेकिन उसकी ये गार्डियन सोल सी गॉड टेंगसेंग की जितनी पावरफुल तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि टेंगिया काफी ज्यादा बहादुर है, वो आजकल टेंग सेट की मास्टर है। यूहाओ की ये सारी बातें सुनते हुए अचानक से सर चकराने शुरू हो गया था, जहाँ मिस्टर बीबी उससे कहता है कि तुम्हारी सोल पावर ड्रेन हो चुकी है, चलो मैं तुम्हारी इसमें मदद करता हूँ। और ये कहती ही वो यूहाओ को हील करना शुरू कर देता है, जबकि दूसरी तरफ टेंगिया अपनी जगह पर बैठकर कल्टीवेट कर रही थी। थोड़ी देर में टेंगिया उस स्पिरिट रिंग को एब्सॉर्ब करके होश में आ चुकी थी, जहाँ मिस्टर बीबी टेंगिया को बताता है कि तुम्हारी मदद यूहाओ ने की, मुझे लगता है कि तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ यूहाओ तो दोबारा से बेहोश चुका था। वो जैसे ही होश में आता है, वो सबसे पहले देखता है कि टेंगिया उसके बहुत ही ज्यादा करीब आई हुई थी। ये देखकर तो यूहाओ डर चुका था। टेंगिया यहाँ पर यूहाओ का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि तुम मुझे काफी अच्छे लगे, क्या तुम मेरा टैंक सेक्ट ज्वाइन करना चाहोगे? मेरा टैंक सेक्ट एक टाइम पर नंबर 1 सेक्ट हुआ करता था, जबकि हमारे सेट के काफी आर्ट्स और टेक्निक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। ये कहती है वो यूहाओ को अपने सेट के हिडन वेपन्स, डेविल हैंड और इवन के शैडो डांसिंग टेक्निक के बारे में बताती है, जो कि सारे के सारे टेंगसेंग ने बताए थे। यूहाओ यहाँ पर टेंगिया की सारी बातें बहुत ही ज्यादा गौर से सुन रहा था। वो एक्साइटमेंट में खड़ा होकर कहता है कि बचपन से लेकर आज तक तुम दोनों से मिलना मेरी सबसे ज्यादा खुशकिस्मती है, क्योंकि तुम दोनों ने मुझे बार बार बचाया। आज तक मेरे साथ इतना अच्छा कोई भी नहीं रहा, और उसके बाद तुम लोगों ने मुझे अपने सेट को भी ज्वाइन करने के लिए कहा, मैं जरूर ज्वाइन करूंगा। ये सुनकर तो टेंगिया भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो इन दोनों को अपने पास लाते हुए कहती है कि चलो अब हमें आगे का सफर करना चाहिए, जहाँ रास्ते में चलते हुए हम ट्रेनिंग भी करेंगे। इसके बाद इन लोगों का टैंक सेट की तरफ जाते हुए ये प्यारा सा सफर शुरू हो गया था, जहाँ रास्ते में ये लोग काफी मजे करते हैं। जबकि साथ ही साथ रास्ते में मिस्टर बीबी धीरे धीरे करके यूहाओ को अपने सेट की टेक्निक्स के बारे में बता रहा था, जिसमें से डेविल पर्पल आइस, गोस्ट डांसिंग और हिडन वेपन्स भी उसे वो दिखाता है। यूहाओ उन सारे बेसिक टेक्निक्स को सीखने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन यूहाओ तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, पर वो हार नहीं मानता। मिस्टर बीबी भी बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान थे। हमें देखने को मिलता है कि वो टेंगिया से शायद प्यार करते हैं, जबकि साथ ही साथ वो अपने मन में कहते हैं कि यूहाओ मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन आज तुमने मेरी मदद की, इसका एहसान मैं जरूर चुकाऊंगा। ये कहते हुए इन लोगों का ये सफर यूं ही आगे चलते चलते आखिरकार श्रेक एकेडमी तक पहुंचने पर खत्म हो जाता है, जहाँ पहुंचने पर टेंगिया यूहाओ को बताती है कि ये सामने है पूरी दुनिया के सबसे नंबर 1 श्रेक एकेडमी। दुनिया के सबसे बेस्ट एंड टैलेंटेड से टैलेंटेड स्टूडेंट यही से निकल कर जाते हैं। यूहाओ ने भी श्रेक एकेडमी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए श्रेक एकेडमी को देखकर उसकी आंखों में चमक आ चुकी थी। वो जानता था कि लेजेंडरी 7 श्रेक डेविल्स की टीम यही से निकल कर गई थी, जिन्हें लीड कर रहा था टेंगसेंग। ये एकेडमी किसी को भी आसानी के साथ अपना डेसिबल नहीं बनाती। अगर इस एकेडमी में मेरा एडमिशन हो जाए तो ये मेरी किस्मत की बात होगी। यूहाओ ये सारी बातें सोचते हुए खुशी के साथ श्रेक एकेडमी की तरफ देख रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम
टैंग सेंग और जिया वू को देखते हैं। वो भी सेलेस्टियल रियल्म से ये सारा एडवेंचर होता वो अपनी आंखों से देख रहे थे। साथ ही साथ हमें यहाँ पर टैंग सेंग और जिया वू के दरमियान कुछ प्यारे लम्हे भी देखने को मिलते हैं। गॉडहुड में आने के बाद इन दोनों की जिंदगी काफी ज्यादा बेहतरीन हो चुकी है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यूं ही लॉन्ग वीडियोस चाहिए और आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरह से लॉन्ग और अच्छी वीडियोस लाता रह सकूं।